हाय जेठानी की बेटी देखो। चाची आज नाश्ते में क्या बना रही हो? हाँ, तुम्हारे दादाजी ने 5 स्टार होटल का शेफ लगवा रखा है ना यहाँ, जो रोज नए नए तरीके के नाश्ते बनाएगा। आई बड़ी। चाची बताओ ना नाश्ते में क्या बना रही हो? रोज रोज कहाँ से लाए नया नया नाश्ता, वही बना रहे जो रोज बनता है, आलू के पराठे दही के साथ। चाची यार आप तो मम्मी की तरह बोरिंग नाश्ता मत बनाया करो, आप कुछ कूल सा बना दिया करो ना प्लीज। बेटा तुम बच्चों का क्या है, तुम्हें तो बस बोलना होता है ना, हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है। अब तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड कूल नाश्ता होता है ना, उसे घर के बड़े बुजुर्ग नहीं खाते, और इतना समय हमारे पास होता नहीं कि सुबह सुबह 4 तरह का नाश्ता बनाया जा सके। इसलिए नाश्ते में तो वही बनता है जिसे सारे लोग खा ले। ये लो, फिर अगर घर के बड़े बूढ़ों के लिए बनाया नाश्ता तो आप उन्हें ही खिलाना। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, बाय बाय। अरे मेरी नाश्ता करके जा बेटा, वरना बाद में तेरी मम्मी बोलेगी मेरी बेटी को नाश्ता करा कर नहीं भेजा। चाची आप संभाल लेना, मैं निकल रही हूँ, कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी। इतना कहकर मिनी अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस मिनी के रंग आजकल कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे, अचानक से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गई है। लैंग्वेज देखो, चाची यार। लो भाई, अब चाची यार हो गई इनकी। देख रही हूँ मैडम अचानक से लिपस्टिक लगा के बाल सेट करके कॉलेज जाने लगी है। खैर मुझे क्या करना है, ये सब तो भाभी को देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। तभी जेठानी पूर्ति मंदिर से वापस लौटती है। लो भाभी, आप मंदिर से आ रही हो, आपको पता है मिनी आज भी नाश्ता करके नहीं गई। भाई मुझे मत कहना, मैंने तो अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो तो जैसे हाथ ही नहीं आती आजकल। अरे छोटी क्या बताऊं, मंदिर गई थी, सोचा था समय से लौट आऊंगी, लेकिन आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। वो पूर्णमासी है ना, आज के दिन की पूजा पाठ दान का अलग ही महत्व होता है। अब तेरा पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता, इसलिए तो इस बात को नहीं समझेगी। जेठानी से प्रसाद लेकर देवरानी आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। ये सही है भाई, सुबह सुबह घर में इतना काम होता है, और ये हमारी जेठानी जी रोज मंदिर में घंटी हिलाने के लिए चल देती है। अब पूजा पाठ के मामले में इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता, वरना ये हो जाएगा कि अब मैं पूजा पाठ के लिए भी घर में कलेश कर रही हूँ। अब क्योंकि देवरानी सुधा ने सुबह सबका नाश्ता टिफिन सब कुछ बनाया था, इसलिए दोपहर में खाने के समय वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। दोपहर के 1:30 बजे। अरे सुधा क्या हुआ, आज तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, वो क्या है ना, आंख लग गई थी। कितना टाइम हो गया, खाना भी लेट हो गया होगा ना, चलो जल्दी से सबके लिए खाना बना देते हैं। अरे कोई बात नहीं, आंख लग गई थी तो क्या हुआ, खाना मैंने बना दिया है। मैं तुझे खाने के लिए बुलाने आई थी, खाना खा ले, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। अरे भाभी ये आपने अच्छा किया बच्चे को स्कूल से ले आई, वरना मुझे तो आज ऐसी कुंभकर्ण वाली नींद आई है, क्या बताऊं आपको। ये थी गुप्ता परिवार की छोटी बहू जिसका नाम है सुधा। सुधा एक हरी मिर्च की तरह है, दिखने में छोटी जरूर है लेकिन है बड़ी तीखी। यूं तो सुधा और पूर्ति की सास ने घर में काम का कोई बंटवारा नहीं कर रखा, लेकिन सुधा की चालाकी इतनी ज्यादा है कि मजाल है जो जेठानी पूर्ति उससे एक काम भी फालतू करवा ले। जहां सुधा का दिमाग दिन भर 3-5 करने में लगा रहता है, वहीं पूर्ति 20 साल का शादीशुदा जीवन बिताने के बाद अब अपना ध्यान धर्म कर्म और भक्ति में ज्यादा लगाने लगी है, जिसके कारण सुबह सुबह नहा धोकर घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद वो सीधा मंदिर की तरफ निकल जाती है, जिसके कारण अक्सर नाश्ते का काम छोटी बहू सुधा के ऊपर आ जाता है। और सुधा भी बिना लड़ाई झगड़े के इस मामले को निपटाना बहुत अच्छी तरह जानती है। अब सुधा ने अकेले नाश्ता बनाया है तो दोपहर में लंच के समय उसे नींद ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है भला। और जब तक सुधा सोकर उठती है तब तक जेठानी पूर्ति सबका लंच बनाकर काम खत्म कर चुकी होती है, और इस तरह सुधा और पूर्ति के बीच में काम का बैलेंस बराबर हो जाता है। सुधा यार कितने देर हो गए, आजकल तो चाट खाने के लिए भी नहीं आ रही है, कोई बात की नाराजगी है क्या? अरे नहीं यार, नाराजगी क्या होगी, गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ ज्यादा तीखा खट्टा ना खाऊं तो अच्छा है, कहीं तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार चाट पकौड़ी बहाना है, इसी बहाने दोनों सहेलियां मिल लेते हैं, थोड़ा सुख दुख की बातें हो जाती हैं। हाँ बात तो तेरी ठीक है, अब मैं भी ना पिछले महीने भर से घर में ही हूँ, कहीं जाने का मौका ही नहीं लगा। अच्छा ऐसा करते हैं, चाट पापड़ी छोड़ हम लोग ना आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं, क्या बोलती है? ये करी ना तूने चटपटी सी बात। शाम के समय
भाभी वो मेरी सहेली है ना गुड्डू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप शाम के चाय नाश्ते की जिम्मेदारी संभालेंगी तो मैं उससे मिलकर आ जाऊं। अरे पुरती जाना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अब तेरी सहेली है, उसकी तबीयत खराब है, तुझे जाना ही चाहिए। जेठानी से झूठा बहाना बनाकर सुधा स्कूटी लेकर सहेली गुड्डू के साथ आइसक्रीम खाने के लिए निकल गई। जैसा कि दोनों सहेलियों ने पहले ही सोच रखा था, दोनों सीधा सिटी मॉल के सामने जाकर रुकती हैं और आइसक्रीम पार्लर में बैठकर मजे से आइसक्रीम खाने लगती हैं। अरे यार, तू अपनी जेठानी की बेटी मिनी को भी लेकर आई है क्या अपने साथ? तूने बताया नहीं। तो पागल है क्या? अकेले आई हूं मैं। किसने कहा तुझे कि मैं मिनी को लेकर आई हूं? मैं अपने घर में बहाना बनाकर आई हूं कि तेरी तबीयत खराब है। गलती से किसी के सामने बोल मत देना कि हम यहाँ बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। कमाल कर रही है। तू देख कर बता तो, सामने जो बैठी है वो मिनी है ना, या मेरी आंखें धोखा खा रही है? सहेली की बात सुनकर सुधा सामने की टेबल पर बैठी हुई लड़की को देखने लगती है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, ये मिनी है, लेकिन ये तो कॉलेज के लिए निकली थी, यहाँ क्या कर रही है? सुधा और गुड्डू अभी बात कर रहे थे कि एक लड़का आकर मिनी के पास बैठ जाता है और उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देता है। मिनी और उस लड़की को एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ लेकर बैठे हुए देखकर सुधा को समझ में आ गया था कि भाई कुछ तो दाल में काला जरूर है। गुड्डू चिल हो गया, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। कैसी बात कर रही है यार, चलकर देखते ना, पता नहीं कौन लड़का है, किसके साथ घूम रही है। अरे तू चल ना यार। सुधा गुड्डू का हाथ पकड़कर उसे आइसक्रीम पार्लर से बाहर ले जाती है। देख गुड्डू, पहली बात तो यह कि मैं खुद झूठ बोलकर आई हूं, इसलिए इस समय उसे रोकने का मतलब है अपनी पोल खोलना। और दूसरी बात यह है, मुझे क्या पड़ी है मैं जाकर उससे पूछूं वो लड़का कौन है, क्यों घूम रही है उसके साथ? अरे भाई, लड़की कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। इसकी माँ तो भगवान के आगे घंटी बजाने से फुर्सत ही नहीं है। उसे समझ में भी आता है कि उसकी लड़की क्या कर रही है। अब माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे तो भुगते। मैं क्या ही बोलूं, तेरी फैमिली का मैटर है, मैं निकलती हूँ, घर पर जाकर खाना वाना भी बनाना है। दोनों सहेलियां अपने अपने घर लौट आई थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड है ना जेठानी जी को अपनी बेटी पर। नाक कटवा कर रख दी मिनी ने जेठ जी और जेठानी जी की। जब मैं लव मैरिज करके इस घर में आई थी तो बहुत बोलियां बोलती थी सासू माँ और बुआ जी। सबसे पहले बुआ जी को ही फोन करके बताती हूँ कि उनके घर की बेटियों के लक्षण कैसे हैं। सुधा गुस्से में तमतमाते हुए सासू माँ की ननद यानी कि रज्जू बुआ को फोन मिला देती है। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज कैसे बुआ की याद आ गई? बुआ जी, हमें तो हमेशा ही आपकी याद आती है, लेकिन अब क्या करें, आपको ही मुझसे बात करना पसंद नहीं है। जब मैं लव मैरिज करके आपके घर में आई थी तो क्या कहा था आपने? आपके घर की लड़कियों के ऐसे संस्कार नहीं। पता नहीं कैसे संस्कार थे मेरे जो मैंने लव मैरिज की। यही कहा था ना? अरे ये सब पुरानी बात है, मिट्टी डालो। तुम क्या अभी तक उन बातों को पकड़ कर बैठी हुई हो? बुआ जी, कड़वी बात ना जीवन भर के लिए गले में फंसी रह जाती है, उन्हें निकाल पाना इतना आसान काम नहीं होता। मैंने तो बस आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि मेरे माँ बाप ने चाहे जैसे भी संस्कार दिए थे उसे छोड़िए, लेकिन आपके घर के संस्कार में तो कोई कमी नहीं है ना। फिर मिनी ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिया? लगता है आप लोग बेटियों को संस्कार देना भूल गए। सुधा, जबान संभाल कर बात करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मिनी छोटी बच्ची है अभी। अरे अभी तो इसी साल कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसका। ऐसा क्या देख लिया तुमने हमारे घर के बच्चे में जो इतना बड़ा आरोप लगा रही है उसके ऊपर? बुआ जी, मुझे भी कोई आरोप लगाने का शौक नहीं है। जो अपनी आंखों से देखा वही आपको बता रही हूँ। और हाँ, मन में जख्म ताजा था ना, इसलिए मुंह से बात निकल गई। आप ये बात किसी से कहिएगा मत, फोन रखती हूँ। बुआ जी को मिनी के बारे में बताकर सुधा के कलेजे को मानो ठंडक पड़ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, निंदा रस महारस होता है। दूसरों की बुराई करने में जो आनंद मिलता है ना, वो संसार में किसी और चीज में नहीं मिल सकता। इसीलिए सुधा पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली गुंजन को फोन मिला देती है और उसे भी जेठानी की बेटी के अफेयर के बारे में मिर्च मसाला लगाकर सारी खबर सुना देती है। बुआ जी, मामी जी, पड़ोसन सभी को किसी न किसी बहाने से फोन करके मिनी के अफेयर के बारे में बता चुकी थी। सुधा ने जब से मिनी को उस लड़के के साथ मॉल में देखा था, अब वो मिनी की हरकतों पर नजर रखने लगी थी। वो अक्सर मिनी को मोबाइल फोन की स्क्रीन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखती। अच्छा जी, लग रहा है उसी लड़के से चैटिंग हो रही है जिसे पढ़ के मन ही मन मुस्कुरा रही है मैडम।
इससे लग रहा है कि घर में किसी को इसके कारनामे के बारे में पता नहीं है। मिनी, खाना खाकर जरा छत से कपड़े उतार लाना। वो क्या है ना, आज मैं कपड़े लाना भूल गई। हाँ मिनी, जा बेटा फटाफट से सारे कपड़े ले आ। जैसे ही मिनी को छत पर जाने का मौका मिला, तुरंत उसने फोन डाल करके अपने कान पर लगा लिया। अरे मैं तो भूल ही गई, छत पर तो अचार की बरनी भी रखी है। अब बेचारी मिनी अकेले क्या क्या लेकर आएगी। मैं जाती हूँ, उठा लाऊंगी। जानबूझकर सुधा भी दबे पांव मिनी के पीछे पीछे छत पर पहुंच जाती है। उधर मिनी फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी और सुधा छिपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था जैसे मैं इसे अकेले में भेजूंगी पर तुरंत उस लड़के को फोन मिलाएगी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो लड़का इसका कोई दोस्त वोस्त नहीं था, बल्कि इसका चक्कर है उसके साथ। सुधा ने कई बार मिनी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बातें करते हुए, यहां तक कि वीडियो कॉल करते हुए भी देख लिया था, लेकिन वो जानबूझकर सब कुछ इग्नोर कर रही थी। ये तो पता चल गया कि इसका चक्कर चल रहा है। अब वो लड़का कौन है ये भी तो पता लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा मजा। सुधा फेसबुक पर मिनी के दोस्तों में उस लड़के को तलाशने लगती है। ये रहा, धीरज नाम है इसका, लेकिन ये तो कॉलेज में नहीं पढ़ता, कहीं नौकरी करता है। उम्र में भी बड़ा है मिनी से। सुधा अपनी तरफ से हाथ पैर मारकर धीरज के बारे में जितनी जानकारी हाथ लगा सकती थी सब निकाल लेती है। एक सप्ताह के बाद, मम्मा आज मेरा एग्जाम है, इसलिए आप बस मुझे दही चीनी खिला दो, लंच में घर आकर करूंगी। पूर्ति अपनी बेटी को दही चीनी खिलाकर एग्जाम देने के लिए भेज देती है। आमतौर पर मिनी एग्जाम के बाद 12:30 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन आज 2 बज गए थे, फिर भी मिनी का कोई पता नहीं लग रहा था। पूर्ति उसे फोन मिला कर परेशान हो गई थी, लेकिन मिनी का फोन भी स्विच ऑफ था। एक एक करके घर में सभी लोग अपनी तरफ से मिनी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मिनी की सहेलियां, रिश्तेदार सब जगह फोन करके पता कर लिया था, लेकिन मिनी की कोई खबर नहीं लग रही थी। तभी बुआ जी का फोन पूर्ति के फोन पर आता है। पूर्ति बेटा, क्या बात है, अभी तक घर नहीं लौटी क्या मिनी? बुआ जी कुछ पता नहीं लग पा रहा, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। हम लोग सोच रहे हैं पुलिस में खबर कर देते हैं, अपनी तरफ से तो हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए। अरे तू जरा एक बार सुधा से बात कराना मेरी, उसने कुछ बताया नहीं क्या? बुआ जी किस बारे में क्या बात कर रही हैं आप, और सुधा क्या जानती है? तू जरा सुधा का फोन दे, मैं उसी से बात करूंगी। पूर्ति ने फोन ले जाकर सुधा के हाथ में थमा दिया। अरे सुधा, एक बात तो बताओ, हमें तो 1 महीने पहले ही फोन पर पूरा चिट्ठा सुना दिया था तुमने, अपने जेठ जेठानी को नहीं बताया। सवेरे से लड़की गायब है, तुम जानती हो उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था, तो बताती क्यों नहीं हो? पूर्ति ने स्पीकर ऑन कर रखा था, जिसके कारण बुआ जी की बात पूरे परिवार ने सुन ली थी और अब सभी लोग गुस्से में सुधा की ओर देख रहे थे। वो भाभी, मैं वो सुधा, तुम कुछ भी जानती हो सच सच बता दो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? अरे 18 साल की बच्ची है वो, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझती ना। अरे भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने थोड़ी ना आपकी बेटी को कहा कि वो जाकर किसी लड़की के साथ चक्कर चलाए। मैं बस इतना जानती हूँ, कोई लड़का है, धीरज नाम है उसका, उसके साथ मिनी की दोस्ती है, फोन पर बातें करती है और कई बार बाइक पर घर छोड़ने भी आता है। एक बार मॉल में आइसक्रीम खाते हुए देखा था मैंने उसे। क्या कहा? इतना सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था और तुमने कुछ नहीं किया? माफ करना, लेकिन तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सुधा से बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इस धीरज का पता लगाते हैं, पता नहीं कौन है, कैसा है लड़का। वो मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली थी, वो ना सिटी सिनेमा में नौकरी करता है, वहां जाकर पता लगाते हैं। सिटी सिनेमा में जाकर वो लोग धीरज के बारे में पूछताछ करते हैं तो वहां से उसका फोन नंबर, एड्रेस वगैरह मिल जाता है। जैसे ही धीरज के फोन पर मिनी के घर वालों का फोन आता है, धीरज घबरा जाता है। अरे आप लोग प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे, मैं तो बस लंच कराने के लिए मिनी को अपने साथ होटल लेकर आया था। मैं आधे घंटे में उसे आपके घर पर ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद मैं फिर कभी मिनी के आसपास भी नहीं आऊंगा। आप लोग प्लीज पुलिस में रिपोर्ट मत करिए। भाई साहब, पुलिस को फोन ना ही करे तो बेहतर होगा। पुलिस में फोन करेंगे तो हमारी बच्ची की ही बदनामी होगी, और फिर उस लड़के के साथ मिलती जुलती थी, घूमती फिरती थी, कहीं ना कहीं पुलिस गलती तो उसकी भी बताएगी।
इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं, पहले अपनी बच्ची को घर आने देते हैं। जैसा कि धीरज ने वादा किया था, अगले 20 मिनट के अंदर मिनी अपने घर पहुंच गई थी। पापा मम्मी मुझे माफ कर दो, अगर आप लोगों का फोन नहीं आता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। आपको पता है वो मुझे किसी होटल रूम में ले गया था। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। बेटा दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और तुम्हारी उम्र में अभी सही और गलत में अंतर करने की समझ नहीं है। समाज में एक से बढ़कर एक भेड़िया घूम रहे हैं, किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास कर लेना ये कहाँ की समझदारी है। गलती तो तुम्हारी है ना। भगवान का शुक्र है कि हमारी बच्ची सही सलामत घर लौट आई, लेकिन मैं तुमसे बस इस बात का जवाब चाहता हूं, अगर मिनी की जगह हमारी किट्टू होती तो क्या तब भी तुम वही करती जो तुमने मिनी के मामले में किया? जैसे ही तुम्हें मिनी और धीरज के अफेयर के बारे में पता चला, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी तुम सबसे पहले भैया और भाभी को इसके बारे में बताती, लेकिन तुमने तो पूरे मोहल्ले में आग की तरह ये खबर फैला दी। हमारे अलावा पूरी रिश्तेदारी ये बात जानती है कि मिनी का किसी लड़की के साथ अफेयर है। मिनी ने जो किया नादानी में किया, लेकिन जो तुमने किया उसकी माफी जीते जी मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। अपने बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़ों का फर्ज होता है कि वो उसे सही और गलत की समझ दे, और आगे से वो ऐसी गलती ना करे इस बात के लिए समझाए। ढोल बजा बजा कर सारी दुनिया में उस बात का प्रचार कर देने से कौन सा हल निकाला तुमने समस्या का? अगर तुमने सही समय पर यह सब रोक लिया होता तो आज मिनी को यह सब सहना ना पड़ता। ये सारी घटना सारी जिंदगी के लिए उसके दिमाग में छप जाएगी और वो किसी लड़के पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी। सुधा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसका एक गलत कदम बात को इस हद तक बढ़ा सकता है। सुधा परिवार में सबसे माफी मांगती है, लेकिन सुधा के लिए माफी की अब किसी के भी दिल में कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जेठानी पुरती जो आज तक प्रेम भाव से मिलजुल कर इस परिवार को संभाल रही थी, अगले ही सप्ताह वो अपने पति और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है और दोनों देवरानी जेठानी के बीच में एक ऐसी खाई बन जाती है जो कभी नहीं भर सकती थी।